सारी की सारी जो कमाई है वो किसी एक आदमी की जेब में जाती है। तो माफिया शिक्षा में बैठा हुआ है, वही अब वहां से पैसा उसके पास बहुत आया, अंधी कमाई आई और उसने राजनीतिक दलों को और नेताओं को खरीदा और राजनीतिक दलों में एंट्री ली। कोई भी देश वही होगा जहां उसकी शिक्षा होगी, जहां उसका स्वास्थ्य होगा। ये तो शिक्षा फिलहाल बहुत खतरनाक दौर से गुजर रही है और लोकतंत्र, हम बिना किसी विरोध के लोकतंत्र हो ही नहीं सकते। जिसे हम देख रहे हैं वो डेमोक्रेसी तो नहीं है। नमस्कार, आज चर्चा करेंगे हम शिक्षा पर। शिक्षा जिस प्रकार से एक गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर होती जा रही है। आज हम सुबह जब मैंने मोबाइल खोला तो मोबाइल खोलते ही हमने एक पोस्ट पढ़ी, वो बड़ी मार्मिक थी और कहीं ना कहीं झंझोड़ने वाली थी। वो पोस्ट थी डॉक्टर प्रोफेसर स्नेहवीर पुंडीर जी की। चर्चा करते हैं उन्होंने जब शिक्षा को लेकर जो कहा, पहले जो शिक्षा थी वो प्रत्येक व्यक्ति का एक अधिकार हुआ करती थी, लेकिन अब जो शिक्षा है कहीं ना कहीं एक गरीब आदमी और मिडिल क्लास से बहुत दूर होती जा रही है। डॉक्टर साहब, आप लंबे समय से छात्र नेता भी रहे हो, प्रोफेसर भी हो, आज शिक्षा का स्तर क्या मानते हैं आप? पहले तो शाकाल जी, आपको धन्यवाद कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पे जो है बातचीत रखी। मुझे लगता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये किसी भी समाज और किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और हम तमाम लफाजी बोलते रहे, लेकिन कोई भी देश वही होगा जहां उसकी शिक्षा होगी, जहां उसका स्वास्थ्य होगा। तो बेसिकली हम अगर बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा फिलहाल बहुत खतरनाक दौर से गुजर रही है। आपने बोला कि मैं छात्र राजनीति में भी सक्रिय रहा, तो जब हम लोग छात्र राजनीति में सक्रिय थे तब से अब तक बहुत बड़े बदलाव आ गए और उन चीजों को जोड़े बिना हम इन्हें समझ नहीं पाएंगे। एक तो मसला ये हुआ कि उस दौर में फिर भी छात्र राजनीति कुछ हद तक मजबूत थी और वो शिक्षा का जो ये बाजारीकरण हुआ, छात्र राजनीति हमने देखा इतनी मजबूत थी कि सरकार सिस्टम को हिला देती थी। मतलब, और आप ये मानिए कि एक दौर में पूरा राजनीतिक सिनेरियो जो आप देखते हैं उसमें पूरे राजनीतिक सिनेरियो में छात्र राजनीति छाई हुई थी। और वो केवल अभी नहीं, वो आजादी के दौर से छात्र जो है देश और समाज के जितने विषय होते थे उनके लिए बहुत जबरदस्त भूमिका अदा करते थे। हम तो कहते हैं पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से अगर हम शुरुआत करते हैं और बिहार की पूरी राजनीति, उत्तर प्रदेश की बड़ी राजनीति, ये पूरी छात्र राजनीति से चलती थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह भी वहीं से आते थे, छात्र राजनीति से, और तमाम नीचे तक जो लोग थे वो वहां से निकल के आते थे। तो एक तो जेपी के आंदोलन में छात्रों की सबसे बड़ी भूमिका रही। तो छात्रों की जो वो पॉलिटिक्स थी, तो कहते ना जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है, तो वो दिखाई देता था। अच्छा, अभी भी आप देखिए कि किसी भी अन्याय के विरोध में, किसी गलत बात के विरोध में अगर सबसे पहले अगर कोई प्रतिक्रिया आएगी तो वो छात्रों की आएगी, नौजवानों की आएगी। और ऐसा नहीं है कि हमने देखा है कि वो छात्रों से संबंधित हो, सामाजिक मुद्दे पे भी। तो फिलहाल के दौर, अच्छा, हम और आप जिस सिस्टम में रह रहे हैं वो लोकतंत्र है और लोकतंत्र, हम बिना किसी विरोध के लोकतंत्र हो ही नहीं सकता। आप मानिए कि फिर वो लोकतंत्र का कोई आभासी छाया है जिसे हम देख रहे हैं, वो डेमोक्रेसी तो नहीं है। डेमोक्रेसी है तो उसमें विरोध है और प्रदर्शन है और उस विरोध प्रदर्शन का सम्मान है और सहसम्मान उसको स्वीकार करना है और स्वीकार करने के बाद फिर उसको ये माना जाता है भाई ये फीडबैक है और ये अपने लोग हैं, चूंकि सिस्टम पक्ष और विपक्ष, मतलब शिक्षा के लिए अगर कोई आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को देखा जाए। ये जो जब से शिक्षा जो है बिल्कुल निजीकरण शिक्षा का किया गया है, तब से शिक्षा के हालात बुरे होते चले गए हैं। मैं शाकाल जी आपको एक ये बात कहता हूं कि जब हम लोग पढ़ रहे थे तब ये शुरुआत हुई थी और जो नारे दिए गए थे वो नारे दिए गए थे, देखिए जो बड़े पूंजीपति है वो हमसे बहुत आगे चलते हैं। नारे दिए गए थे कि साहब इस देश में दुनिया के स्तर के विश्वविद्यालय होंगे, हमारी शिक्षा व्यवस्था दुनिया के स्तर की होगी। ऐसे लोक लुभावन नारे दिए गए कि सबको लगा कि साहब लगता है शायद ऑक्सफोर्ड और बाकी सारे विश्वविद्यालय, मतलब एक आम आदमी को लगता है विदेश जाना नहीं पड़ेगा। और फिलहाल के आप हालात देखिए कि सरकार ने एजुकेशन से लगातार हाथ पीछे खींचा है।
जो उसकी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। आप टैक्स किस चीज का ले रहे हैं? किस चीज का ले रहे हैं आप ये इस बताइए। देश के लोगों से जो टैक्स ले रहे हैं और उसमें आप लोगों को हेल्थ, एजुकेशन, सुरक्षा ये उपलब्ध नहीं कराएंगे। शिक्षा सुविधा, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कोई मतलब योजना नहीं है। बजट कम होता जा रहा है धीरे धीरे। अच्छा, आप एक इसमें बड़ा संकट देखिए कि जब देश आजाद हुआ उस दौर में हमारे पास कितने संसाधन रहे होंगे? थोड़े से संसाधन थे, थोड़ा सा पैसा था। उस दौर में पहला काम किया गया कि प्राथमिक स्कूल खोले गए, जूनियर हाई स्कूल खोले गए, इंटर कॉलेजेस खोले गए, डिग्री कॉलेज खोले गए। और केवल सरकार ने नहीं, समाज में ने भी उसमें बड़ा काम किया। अलग अलग संस्थाओं ने, लोगों ने, व्यापारियों ने अलग अलग शिक्षा संस्थान खड़े किए। मैं तो ये कहता हूं कि जातियों का अगर मुझे कोई एक बेहतर काम नजर आता है वो ये कि कुछ जातियों ने अपने जाति के नाम पे ही शिक्षण संस्थान खोले, उसमें सब लोग पढ़े। सब लोग पढ़े। हाँ, तो वो दौर अब यहाँ पहुंचा जब हम लोगों ने शिक्षा की हर चीज को बेचना शुरू किया। अब छात्र वही पढ़ सकता है जिसकी जेब में पैसे होंगे, जिसकी जेब में पैसे नहीं है वो नहीं पढ़ सकता। वो नहीं पढ़ सकता। और अगर आप उसमें जो आपको दिखाई देते हैं थोड़े बहुत संस्थान सरकारी, ये उनकी भी फीसें बहुत ऊपर चली गई है। अब पहले हम देखते थे अगर 20 पैसे, 30 पैसे, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए फीस हुआ करती थी, है ना। और समझ लीजिए आरक्षण वालों के लिए वो बिल्कुल वो 10 पैसे 5 पैसे हुआ करते थे, और जो सामान्य लोग उनके लिए 2 रुपए 3 रुपए। तो ऐसा कुछ नहीं था, मतलब शिक्षा लगभग फ्री थी। आप प्राथमिक एजुकेशन को देखिए, प्राथमिक शिक्षा जो थी वो केवल आरक्षित वर्ग के लिए नहीं, बाकी सबके लिए भी इतनी हल्की थी कि 10, 20, 50 पैसे जाते थे, किसी को पता ही नहीं था, बच्चे पढ़ गए। अब पूंजीपतियों के दिमाग में आया कि भाई ये तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, अगर इससे लूटा जाए तो हम ज्यादा चूस सकते हैं। अब हर आदमी की इनकम का एक बड़ा प्रतिशत अपने बच्चे को प्राथमिक शिक्षा दिलवाने में जा रहा है। आप देखिए कोई एक मीडियम स्तर का, हम और आप मेरठ में बैठे हैं, एक मीडियम स्तर का जो स्कूल होगा उसकी फीस 5 से 7-8 हजार रुपए महीना तक है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो एजुकेशन फील्ड की सबसे बड़ी डिग्री पीएचडी है। मैं आपको शाकाल जी तमाम ऐसे लोगों से मिलवा सकता हूं जो जिन्होंने बेचारों ने नेट किया है, पीएचडी की है, और उनका वेतन 10 से 15 हजार रुपए है। आप सोचकर देखिए, जो व्यक्ति 15 हजार रुपए कमा रहा है उसमें उसे घर चलाना है, उसके 2 बच्चे हैं, अगर वो किसी बच्चे को पढ़ाएगा और 2 बच्चों को पढ़ाएगा तो कहाँ से खाएगा? और सोचिए कि अगर 1 महीने में अगर परिवार का एक सदस्य बीमार हो गया फिर अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी? ऐसे दौर में मुझे लगता है कि इससे क्रूर और कुछ नहीं हो सकता कि लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। एक रोल में इसमें यह भी मानता हूं कि केवल ये लड़ाई युवाओं की और छात्रों की नहीं है, मैं तो कहता हूं ये शिक्षकों की भी लड़ाई है, ये अभिभावकों की भी लड़ाई है। नहीं, शिक्षक अब अगर हम देखें, हमने एक दौर में देखा था शिक्षक वास्तव में शिक्षा मतलब शिक्षा पे ध्यान देता था, उसके लिए कोई छात्र ना तो जाति आधार पे ना धर्म के आधार पे देखते थे। लेकिन जब सोशल मीडिया में आज हम देखते हैं डॉक्टरों को या शिक्षकों, उनकी भूमिका जो है आज कट्टरवादी मानसिकता हो गई है। वो एक या तो जाति को लेकर वो द्वेष भावना रखता है या धर्म को लेकर हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, वो डॉक्टर की मानसिकता भी होगी या शिक्षक की भी होगी। पहले ऐसा तो हमने ये लोग नहीं देखे। शाकाल जी, जितने सारे काम हम लोग गिनाते हैं प्रोफेशन वाइज, डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, आप प्रशासनिक अधिकारी हो सकते हैं, किसी में भी अगर सोच की गड़बड़ आती है तो वो चल सकती है, लेकिन अगर शिक्षक में गड़बड़ आती है तो फिर आप मानिए कि आपने नींव हिला दी है। वही शिक्षक आने वाले छात्रों तैयार करेंगे और मतलब इसका मतलब देश तैयार करेंगे, क्योंकि देश लोगों के बिना तो है नहीं। अगर किसी को लगता है कि पहाड़ पत्थर ये सब देश नहीं है, कुछ नहीं, लोग ही देश है। जिस टाइप का यूथ हम तैयार कर रहे हैं वही देश है। अगर शिक्षक विवेकशील नहीं है, शिक्षक ये नहीं सोच पा रहा है कि साहब हमको एक जो बच्चा बनाना है वो किस टाइप का बनाना है, विवेक क्या होता है, उदारता क्या होती है, संवेदना क्या होती है, अगर हमने एक ऐसा इंसान तैयार नहीं किया, अगर हम बच्चों से ईमानदारी पे बात नहीं कर पाते हैं, शिक्षक में भी जो वर्ग है इसमें भी करप्शन ने बुरी तरह एंट्री ली बहुत ज्यादा। तो अगर मैं खुद करप्ट हूं तो क्या मैं अपने बच्चों को, आगे अपने छात्रों को ही कह सकता हूं कि आप ईमानदार रहिए? तो मैं कहता हूं कि ये जो कमियां इस वर्ग में आई है इससे बहुत बड़ी समस्या हुई। और अगर किसी को ये लगा हो कि साहब छात्रों की समस्याएं हैं, हमको क्या, छात्रों की समस्याएं नहीं है। जब शिक्षा बिकनी शुरू हुई है उससे सबसे ज्यादा अगर नजदीकी से कोई प्रभावित हुआ है तो वो सबसे पहले शिक्षक प्रभावित हुआ और फिर अभिभावक प्रभावित हुआ।
शिक्षक इस तरीके से प्रभावित हुआ कि शिक्षक को एक सम्मान दिया गया, उसको कहा गया कि भाई हाँ, इसके पास बिल्कुल। बाकी कुछ नहीं मतलब है, शिक्षक को तो ये समझ लो ईश्वर के बराबर रख ईश्वर दिया के गया है। आप ये बराबर देखिए, आप तो बाकी कुछ नहीं है, लेकिन इसको वेतन वगैरह ठीक दिया जाए ताकि ये जो है अपना काम धाम ठीक चला पाए, वो सम्मान उसको मिला था। हम देखते हैं कि पूरा जबरदस्त सम्मान मनमोहन सिंह जी के टाइम में मिला। जी उन्होंने टीचर्स के बारे में इतनी सुविधाएं उनको दी, वेतन बढ़ाया। भाई ये तो कहीं से 2 रुपए कमा ही नहीं सकते, तो इनका कम से कम इतना प्रबंध तो होना चाहिए कि ये ईमानदारी से अपनी जीवन चला पाए। हाँ, जब आपको अगर वेतन अगर आपको मिलेगा, आप करप्ट कहाँ से होंगे? जब आपको वेतन कम मिलेगा, आप 2 नंबर काम करोगे या चीजों को बेचोगे। जब आपको वेतन अच्छा मिल रहा है, सुविधा से मिल रही है, तो आप मिल रही है। अब फिलहाल आप देखिए कि ये जो निजीकरण शिक्षा का हुआ है, इसने टीचर्स के हालात खराब किए हैं। 5-5 हजार, 10-10 हजार रुपए पे टीचर रखे जाते हैं। और अगर मैं आपको हायर एजुकेशन की बात बताऊं, और वो टीचर्स बात नहीं कर सकते जो प्राइवेट एजुकेशन में काम कर रहे हैं, उनकी योग्यता हमारे बराबर है, और उनका आप देखिए हर रोज शोषण है। उनके छुट्टियां नहीं होती, जो सरकार छुट्टियां देती है, प्राइवेट संस्थान छुट्टियां नहीं देते। तमाम विश्वविद्यालय मेरठ में हैं शाकाल जी, हम अगर उनका एक अध्ययन करें, उन्हें कहें कि वो सरकारी छुट्टियों को मानते हैं कि नहीं, वो सरकारी आदेश ही नहीं मानते, सरकारी आदेश को पालन ही नहीं करते। जो छुट्टी शासन की है वो उन्हें भी नहीं करते। और वहां जो काम करने वाला शिक्षक है, उसकी सेवा सुरक्षा 0 है, वो कोई डिमांड नहीं कर सकता है। इसके अलावा काम के घंटे कुछ निश्चित नहीं है। वेतन की जो शर्तें हैं, यूजीसी का एक नियम है, अभी चूंकि हम हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, यूजीसी का एक नियम है कि साहब जितने सारे ये प्राइवेट संस्थान स्थापित होंगे, इनमें 70 से 80% तक जो इनकी इनकम होगी वो वेतन पे खर्च किया जाएगा। अच्छा, मेरा दावा है अगर 2% संस्थान भी वेतन पर ये खर्च करते हैं, वो सारी की सारी जो कमाई है वो किसी एक आदमी की जेब में जाती है। और इसके खिलाफ लड़ाई इसलिए नहीं हो सकती है कि जो माफिया शिक्षा में बैठा हुआ है, वही अब वहां से पैसा उसके पास बहुत आया, अंधी कमाई आई, और उसने राजनीतिक दलों को और नेताओं को खरीदा और राजनीतिक दलों में एंट्री ली। डॉक्टर साहब